हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं आईटीआई से संबंधित जनरल नॉलेज का 7वां वीडियो, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस वीडियो में टोटल हम 50 प्रश्न कराएंगे, जो आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और कमेंट करें, हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में आपको टोटल कितने प्रश्न का सही आंसर मालूम था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपका है कि निम्न सदिश राशियों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, बी में त्वरण, सी में रेखीय संवेग, डी में विस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गतिज ऊर्जा होगा। और त्वरण, रेखीय संवेग, विस्थापन जो आपका है वह सदिश राशि है। आपसे यहाँ देखिए प्रश्न पूछ रहा है सदिश नहीं है, तो गतिज ऊर्जा जो आपका है सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि सदिश राशि है, तो सदिश राशि आपका वेग है। वेग भी त्वरण, रेखीय संवेग और विस्थापन के साथ वेग भी आपका सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर आपका होगा वेग। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो दो वेक्टर यदि उसका परिणाम शून्य होगा तो उनके बीच का कोण जो होगा वह 180 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अगला आपका कि किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर उसे रोकने की अपेक्षा दूरी होगी तो 4 गुनी। समझिएगा, कोई वस्तु है भी चाल से चल रहा है, उसका चाल को 2 भी कर देंगे तो रोकने का जो अपेक्षा दूरी होगी वह 4 गुना हो जाएगी। तो इसका सही आंसर 4 गुना होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखिए आपका है, अगला आपका है कि निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। तो रेडियो तरंग की आवृत्ति जो है वह सबसे कम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंग। अगला देखिए आपका है, अगला प्रश्न आपका है कि बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का जो तल होता है वह ऊपर उठेगा। क्या होगा, देखिए समझिएगा, बैरोमीटर में आपका जो पारा होता है भरा हुआ, तो बैरोमीटर को पहाड़ के खान से जब ऊपर ले जाइएगा, पहाड़ के खान में ले जाइएगा, सॉरी ऊपर नहीं, खान में, पहाड़ को जो खान होता है उसमें जब ले जाइएगा, जो पारे का तल जो होता है, लेयर जो होगा, वह आपका धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगेगा। जिसमें देखिए बैरोमीटर है, इसमें आपका पारा भरा हुआ है, तो यदि आप पहाड़ के खान में लेके जाते हैं तो पारा का जो तल होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इसे याद रखिएगा, तो क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि अनुप्रस्थ तरंग बन सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में और जल के तल पर, यानी कि ये जल के ऊपरी सतह पर बन सकती है अनुप्रस्थ तरंग। तो इसे भी याद रखिएगा कि केवल ठोस में और जल के तल पर अनुप्रस्थ तरंग बनती है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है। तो आपका वह है ऊष्मा। देखिए, आणविक गति का जो ऊर्जा है वो जिस रूप में प्रकट होती है वह आपका ऊष्मा में प्रकट होती है। किस रूप में, तो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका मेगावाट है। देखिए, यह प्रश्न मैं पहले पिछले वीडियो में भी करा चुका हूं। उसमें एक लड़का का कमेंट आया था कि सर ऊर्जा का मात्रक तो जूल है, बट नहीं, ऊर्जा का मात्रक नहीं, वह ऊष्मा का है। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वह मेगावाट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका है कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होती है। तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, किस वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 होती है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो आप कहिएगा कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो होता है सदैव 1 से अधिक होती है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गर्म करने पर ठोसों में प्रसार होता है, क्यों होता है। कोई ठोस वस्तु है, उसको गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, तो क्यों होता है, इसलिए कि स्थिर ऊर्जा वक्र पड़ोसी परमाणु के बीच की संतुलित दूरी से सममित रहता है। अब समझिएगा, देखिए कोई एक ठोस है, इसको जब गर्म करें, ठोस में अणुओं का जो आपका बीच का जो गैपिंग होता है वो बहुत कम होता है, अणु इसमें एकदम बहुत करीब करीब रहते हैं। जब इसको गर्म कीजिएगा तो एक अणु गर्म होगा तो वह दूसरा अणु को गर्म करेगा, उसी तरह से सारे अणु एक दूसरे में गर्म हो जाएंगे। तो वही जो आपका दूरी होता है, स्थिर ऊर्जा वक्र पड़ोसी परमाणु, वक्र पड़ोसी यानी कि कम पड़ोसी परमाणुओं के बीच की जो संतुलित दूरी की होती है, समित यानी कि बहुत दम नज़दीक होती है। इसीलिए प्रसार, रेखीय प्रसार आप पढ़े होंगे, हिट में पढ़ना है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस सबको क्या फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो या फिर तो एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ का वीडियो अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारी इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न आपका है, तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत की वृद्धि होगी तो आयतन में होगी। तांबा के वो गेंद लीजिए, उसको गर्म कीजिए तो सबसे अधिक जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो आपका आयतन में होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का 98.4 यानी कि 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री जो आपका होता है मनुष्य का जो शरीर का है उसका जो ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप आपको पता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का हम तो जवाब नहीं देंगे, इसका हम फार्मूला आपको बता देते हैं। आप कैलकुलेशन करके आंसर लाइए, उसके बाद आप कॉमेंट कर हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। हम हर एक स्टूडेंट को कमेंट को आपको इधर से रिप्लाई करेंगे, जिनका सही आंसर है उनका सही बोलेंगे, जिनका गलत है उनको हम बताएंगे कि किस तरह से इसका सही आंसर आएगा। तो देखिए हम फार्मूला क्या बताते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो आपका फार्मूला होता है F-32/180 बराबर C-0/100। यही आपका फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का और सेल्सियस से आपका फ़ारेनहाइट में बदलने का। तो फ़ारेनहाइट का मान आपका दिया हुआ है 98.4, तो फ़ारेनहाइट की जगह 98.4 पुट कीजिए और कैलकुलेशन करके हमें बताइए कि इसका आंसर जो आपका है कितना आया है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि उसका सही आंसर कितना आया है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है तो गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा, यह भी आपका बढ़ जाएगा। देखिए इसी को रेखीय प्रसार के बारे में बात कर रहे थे। एक तांबा का प्लेट है, उसमें एक छेद है, जब इस प्लेट को गर्म कीजिएगा तो ये जो छेद आपका है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि अणुओं को इसमें जो होता है वो अणु एक दूसरे से टूटने लगता है, भागने की कोशिश करता है अणुओं। समझिएगा, समझने की लॉजिक हम समझिएगा। हम बताए थे कि ठोस में अणु जो होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, तो वह जो अणु होते हैं हीट में जब उसको गर्म कीजिएगा तो एक दूसरे के संपर्क से टूटते हैं, तो जो आपका छेद का होगा वो आपका बढ़ेगा। जब टूटेगा संपर्क टूटेगा अणुओं को तो अब क्या होगा, आपका छेद जो होगा वो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दुगुनी कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक आधा हो जाएगा। इसलिए आधा हो जाएगा कि जो आपका धातु की जो छड़ की लंबाई है वो आयतन का इन्वर्सली होता है, तो लंबाई को हम दुगना कर रहे हैं तो आयतन आधा होगा। यदि हम आयतन को दुगना करेंगे तो लंबाई आधा होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो पहले कमेगा आयतन, 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा कीजिएगा तो पहले उसका जो आयतन है वो कम जाएगा, फिर में बढ़ जाएगा। क्या होगा? फिर में बढ़ जाएगा। देखिए 10 से जब 4 तक आएगा तो उसका आयतन कमेगा, 4 तक आएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका है कि बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु क्या होगी? गर्म होगी। बंद एक कमरा है उसमें आप खिड़की वगैरह सब बंद कर दीजिए और पंखा चलाइए तो उस जो कमरे का जो वायु होगी वह गर्म होगी, और वही आप खिड़की जो भी है उसे खोल के पंखा चलाइए तो कमरे की जो वायु होगी वह ठंड होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो आपका है तांबा है। इसे भी याद रखिएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चलिए आगे देखिए अगला भी आपका है सोयाबीन में अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। तो इसका सही आंसर प्रोटीन होगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। उसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न है कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ग्लूकोज के कारण ही रुधिर का लाल रंग होता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ग्लूकोज होगा। और ग्लूकोज का सूत्र आपका क्या होता है? C6H12O6। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। तो अब आपको मालूम होगा मतदान यानी कि वोटिंग करने के लिए न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष है। इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से सक्करवी रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा सक्करवी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1950। उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो आपका है हीरा है, और यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि शरीर में उत्पन्न जीवाणुओं को मारने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो जो शरीर में उत्पन्न जीवाणु होते हैं उनको मारने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं को द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं के द्वारा जीवाणुओं को मारने का कार्य किया जाता है हमारे शरीर में। उसके बाद देखिए अगला आपका है कि मानव की लार में एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन। मानव के लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम, तो टाइलिम होता है। एंजाइम के नाम आपका टाइलिम है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है। तो आपको पता होगा, 18th क्लास में ही पढ़ना था। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा कि BCG का जो टीका है वो क्षय रोग, और क्षय रोग के ही हम लोग TB बोलते हैं। तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका का उपयोग करते हैं, और TB से। उसके बाद देखिए चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है। तो मानव कंकाल में टोटल आपको 206 अस्थियां होती है, यानी कि 206 हड्डियां होती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। तो अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय को आधुनिक नक्षत्र कहा था। तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो लौह पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए आगे है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कोलकाता थी। ब्रिटिश काल से पहले दिल्ली की राजधानी कोलकाता थी। अब है कहाँ, अब ब्रिटिश काल में अब दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी है कोलकाता, अब तो दिल्ली है, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि चीनी है। तो चीनी जो आपका है वह सुक्रोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका सेट प्लास्टिक में हमेशा मिलते रहेंगे। तो चीनी क्या है, तो सुक्रोज है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि DDT क्या है। तो DDT जो आपका है वह कीटनाशक है। कीटनाशक आपका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि कौन से तापमापी पर ऋणात्मक मान नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूमेरिकल बनाते समय आपको यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि केल्विन जो आपका तापमापी है उस पर ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, ये सब पर आपका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, और केल्विन पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। चलिए अगला देखिए आपका है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं। जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के तल पर होता है। सॉरी, यहाँ पर आपका तलवार हो गया, यहाँ पर आपका तल होगा। तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे महत्तम होता है। तो कितना होता है, तो 9.8 होता है। और देखिए पृथ्वी के तल से जब ऊपर जाएंगे तो जी के मान घटेगा, और पृथ्वी के तल से जब नीचे जाएंगे तब पर भी जी का मान घटेगा। और ऊपर से जब पृथ्वी के तल पर आइएगा तो जी का मान बढ़ेगा, और नीचे से जब ऊपर जाइएगा पृथ्वी पर तो जी का मान बढ़ेगा। ये आप याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि निम्न में अपचायक पदार्थ है। तो मेथनोइक अम्ल, यानी मिथेनोइक अम्ल जो आपका है वह अपचायक पदार्थ है। अगला आपका देखिए है कि किसी तारे का तापक्रम मापा जाता है। तारे, तो वो आपका जो है बीन के विस्थापन नियम के द्वारा। तारा यानी कि सितार का, तारा जो आपका है स्टार का जो तापक्रम मापा जाता है वो बीन के विस्थापन नियम के द्वारा ही मापा जाता है।
देखिए अगला प्रश्न आपका है कि समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। समुद्र में है तो तो आपका क्या होता है, खारा होता है। तो समुद्र घास का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आयोडीन है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनिक तरंग सदैव होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि गैस में यदि ध्वनि तरंग रहेगा तो सदैव जो आपका है अनुदैर्घ्य तरंग रहेगा। गैस में जो उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। उसके बाद आपका कि शुद्ध जल का मोलरता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न न्यूमेरिकल के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध जल का मोलरता होता है 555 पॉइंट यानी कि 55.55 मोल होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो उसको कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के कोण को कहते हैं, बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है किस प्रकार का उत्तोलक है? किस प्रकार का सॉरी यहाँ पर देखिए किस प्रकार, यहाँ पर आपको कैंची यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखा होगा कैंची। तो कैंची जो आपका है वो प्रथम उत्तोलक का है। कैंची आप लोग किस प्रकार का उत्तोलक है? तो प्रथम का है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि ठोस के आकार और आयतन होते हैं तो वह निश्चित होते हैं। ठोस के आकार और आयतन हमेशा निश्चित होते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 होता है। कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको 10 लेके भी चलते हैं, लेकिन करेक्ट वैल्यू आपका जो है 9.8 ही होता है। देखिए अगला आपका है किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक उसके आयतन प्रसार गुणांक का होता है तो तिहाई होता है। देखिए रेखीय प्रसार को अल्फा जो होता है आपका आयतन प्रसार का होता है, गामा का होता है तिहाई यानी कि 3 होता है। तो अल्फा वगैरह 3 गामा हम बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H के हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो 1 होती है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। देखिए अगला है जो तत्व ऑक्सीजन पारक प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आपका हीलियम होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पारक प्रतिक्रिया नहीं करेगा वो हीलियम होगा। अगला देखिए आपका है लास्ट प्रश्न जो आपका आज का है 50 नंबर बोल रहा है भारी जल है तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और सूत्र आपका ये रासायनिक नाम हो गया और सूत्र D2O होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और भारी जल का उपयोग हम लोग मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में करते हैं। तो दोस्तों इस तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।